पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन का जो तीनों लॉ है वो उसका लेक्चर हो गया तुम्हारा फोर्सेस के बारे में भी इसमें जो है तुमको बताया जा चुका है। तो आज हम लोग इसमें जो है कुछ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो कि प्रॉब्लम बनाने में तुम्हें हेल्प करेंगे, जो क्वेश्चंस तुम्हारा जो सॉल्व करना है जो लॉज ऑफ मोशन के रिलेटेड उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस में इस लेक्चर में डील करूंगा, जिससे कि तुम्हें क्वेश्चन बनाने में भी हेल्प हो। जो काफी प्रॉब्लम जो होते हैं जो लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चंस होते हैं, जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पूरी से रिलेटेड हैं या इंक्लाइंड प्लेन पर जो बॉडीज हैं, एक स्यूडो फोर्स क्या होता है, इन सबको प्रॉब्लम के जो कंसेप्ट हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में डील किए जाएंगे। तो हम लोग पहले देख सकते हैं मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। मोशन ऑफ body on inclined plane. मोशन ऑफ पार्टिकल जो है तुमको इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे होगा। तो एक ऑब्जेक्ट अगर एक इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ ही अवेलेबल लेंगे, फ्रिक्शन की पढ़ाई नहीं कराए हैं, फ्रिक्शन की पढ़ाई तुमको अब हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में करें। तो ये तुम्हारा थीटा एंगल बन रहा है कोई इंक्लाइंड प्लेन पर, एक ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है जिसका मास m है, ये मास m है, इसका मास m है इसका ऑब्जेक्ट का। तो इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे? तो जाहिर है कि ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन कैसा है? स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। जो फ्रिक्शन तो इसमें एक्ट नहीं करेगा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बाकी कौन कौन फोर्स एक्ट करेंगे? एक तो इस बॉडी का जो वेट है वो तुमको अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये वेट ऑफ बॉडी दैट इज mg इसको कहते हैं फोर्स होगा। दूसरा फ्रिक्शन नहीं है तो एक जो कॉन्टैक्ट फोर्स जो ये इंक्लाइंड प्लेन और ये बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उसका एक परपेंडिकुलर टू दी कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर टू दी प्लेन एक कंपोनेंट जिसको हम नॉर्मल फ्रिक्शन कहते हैं। तो वो अभी तक हम लोग हॉरिजॉन्टल पे करते थे तो वर्टिकली अपवार्ड होता था, लेकिन यह प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये तुमको जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा ये इस ढंग से इस पर परपेंडिकुलर होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और कोई फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं इसमें सरफेस होने का, और कोई फोर्स है नहीं, इस कॉन्टैक्ट फोर्स का एक ही कंपोनेंट होगा दैट इज नॉर्मल रिएक्शन m। तो इसके इस दोनों मोशन के तहत ये पार्ट की क्या होगा? ये पार्ट की जाहिर है कि वर्टिकली डाउनवर्ड तो आ नहीं सकता, इधर भी नहीं जाएगा। तो ये पार्टी को मूवमेंट का डायरेक्शन तो इधर ही जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड है तुम्हारा, इधर की ओर जा सकता है ये बॉडी। तो ये तुमको जब बॉडी तो ये किसके इफेक्ट से जाएगा? तो इसमें जो है कंपोनेंट, अगर नॉर्मल रिएक्शन का इधर को कंपोनेंट देखते n cos 90 डिग्री, ये जो इंक्लाइंड प्लेन पर 90 डिग्री एंगल बना होता है, जीरो है, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट इधर नहीं है। तो mg का जो है लेकिन इधर के कंपोनेंट काम करेगा। और एक जो तुमको ये रिजल्टेंट है जिसको दो पार्ट में तुम रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को अगर, तो एक जो तुमको होगा जो प्लेन के अलोंग हो जाएगा और एक प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो रिजल्टेंट जब इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये बीच में होता है, इसके दोनों साइड ये फोर्स हो जाएंगे। जिधर आप रिजॉल्व करना चाहते दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं इसी वेक्टर पॉइंट को। ये फोर्स mg जो है हमारा एक वेक्टर पॉइंट भी है, इसलिए हमने इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो जहां है कि इधर का जो एंगल है तुमको इसको इसको एंगल हमको पता करना होगा। तो इस फोर्स को अगर ये दोनों एंगल कितना एंगल बना हुआ है? 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इस पार्ट के मान स्मॉल बॉडी, तो उसके इस डायमेंशन का मतलब नहीं होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा और ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है ये प्लेन के, ये एंगल क्या जाएगा 90 डिग्री थीटा आ जाएगा। तो जाहिर कंपोनेंट के क्या है, जिधर एंगल जितना बनता है उसके कॉस से मल्टीप्लाई, जैसे mg इधर एंगल थीटा बन रहा है, इधर के कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा, और इधर के कंपोनेंट है mg cos 90 माइनस थीटा दैट इज mg sin थीटा। तो बॉडी का जो मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, कुछ एक्सीलरेशन होगा। अगर mg sin थीटा जो एक फोर्स लग रहा है ये इसे क्या करेगा, एक एक्सीलरेशन जो इसको काउंटर बैलेंस करने कोई फ्रिक्शन वगैरह इस बॉडी में प्रेजेंट नहीं। तो इस बॉडी में दो फोर्स हुए, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट।
और वेट का एक कंपोनेंट जो है नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट तोड़ने क्या किया, फिर से इसको देख लो, mg का दो कंपोनेंट हमने तोड़ा, mg को इसमें जो वर्टिकली हम लोग इधर नीचे डाउनवर्ड आगे प्लेस किए, तो ये एंगल तुमको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये वर्टिकल, दोनों में 90 हुआ, और ये थीटा ये एंगल कितना बना 90 माइनस थीटा है, और ये और 90 माइनस थीटा ये फिर परपेंडिकुलर है ये लाइन आपस में, तो ये दोनों ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ये जो 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा, तो जो 90 डिग्री माइनस करेंगे ये थीटा होगा, दोनों का सम 90 हो जाएगा। तो इसके अलावा इधर की तरफ कंपोनेंट इधर एंगल बनता है, इधर थीटा एंगल बना, इधर cos 90 cos थीटा हो गया, इधर हो गया, इधर एंगल 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, दैट इज sin थीटा। तो द कंपोनेंट mg cos theta is equal to normal reaction by the plane to the body n। इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो गया, mg n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशन नहीं जीरो है, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू क्या होगा mg cos थीटा। तो इसके डायरेक्टली इससे हमको यहाँ पर कभी कोई फायदा नहीं है, जब फ्रिक्शन है तो इसकी अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जहां तक ये बॉडी मूव टुवर्ड्स मूव किधर करेगा, तो नेट फोर्स ऑन बॉडी F इक्वल्स टू mg। नेट फोर्स इस पे कितना है, दैट इज mg sin थीटा की एक इंटीग्रल, और n और mg को कैंसिल आउट हो गया, दैट इक्वल्स टू ma, तो ये a इक्वल्स टू g sin थीटा। इस स्टेशन से ये बॉडी क्या होगा, नीचे की ओर फॉल करेगा, ये a इक्वल्स टू g sin थीटा स्टेशन से ये बॉडी फॉल करेगा। तो अब जैसे थीटा तुमको दिया हुआ है और तुमको और भी प्रॉपर्टी जो भी चीज दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर हम लोग इसको इस तरह क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन इसको बना करके और देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक इसी से टाइप का मिलता जुलता है क्वेश्चन, पूरी से रिलेट करके इसको देखते हैं। तो इसको मिटा है इसी के टाइप से क्वेश्चन देते हैं इस पर, जिसमें इसका यूज किया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने में तुमको हेल्प होगी। बुक्स में देखो, ऐसे बुक्स में भी या एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह क्वेश्चन मिले रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं अपने से दे देता हूँ छोटा सा, जिससे कि ये इंक्लाइन प्लेन का कंपोनेंट तोड़ के तुमको बनाने में हेल्प होगा। तो इसका जहां तक है, ये क्वेश्चन है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक बॉडी है जिसका की मास है कुछ 5 kg का बॉडी है। ये 5 kg का है, और ये मान लेते हैं तुमको 2 kg का बॉडी है। ये 2 kg मास मान लिए, ये 2 kg है, और ये जो है ये पूरी इसमें फिक्स है, और इससे ये तो ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है। स्मूथ इंक्लाइन पे ये स्मूथ है, फ्रिक्शन की बात नहीं करें, फ्रिक्शन नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता बताएंगे। इसमें देखते हैं, इसमें विदाउट फ्रिक्शन ही वर्क करेंगे। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, ये जो बॉडी है 5 kg का, इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे, पहले इसका वीडियो ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें जो सिस्टम है तुमको एक 5 kg, इसमें 5 kg का 5G फोर्स लगेगा, और एक रस्सी का टेंशन इसको किधर होगा, ऊपर खींचेगा। और जाहिर से अगर ये मासलेस मतलब मासलेस पुली एंड मासलेस पुली एंड स्ट्रेन, तो यहाँ पर तुमको इसको एज्यूम किया जाता है जिससे कि टेंशन हर जगह सेम हो जाएगा।
तो अब यहां पर जो बॉडी है ये 2 kg का है, तो इसमें क्या कौन कौन सा फोर्स है, जैसा कभी बता रहे थे, देखो यहाँ पे 2g फोर्स लग जाएगा और ये तुमको एक नॉर्मल रिएक्शन इधर की ओर एक्ट करेगा, ये परपेंडिकुलर फ्रिक्शन तो होगा नहीं। और अभी जो कंपोनेंट दिखा रहे थे ये तुमको फिर से क्या करते हैं, इसको यहाँ पर अगर प्रोड्यूस कर देंगे इस फोर्स को, इसको प्रोड्यूस करते ये 90 डिग्री होगा, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 90 माइनस ये तुम्हारा हो जाएगा एक इसका कंपोनेंट जो 2g का इधर cos 30 हो जाएगा, इधर 30 डिग्री, ये तुमको देखो ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, और ये तब कितना होगा 60, इधर की तरफ जो पार्टनर होने का 30 हो जाएगा, तो इधर कितना इसमें तो 2g cos 30, 2g cos 30, और इधर एक कंपोनेंट आएगा 2g sin 30, 2g sin 30। तो इस फोर्स को चाहे, और इस पर एक फोर्स लगेगा जो कि क्या लगेगा तुमको, टेंशन का फोर्स लगेगा, जो कि इधर की ओर क्या लगेगा, एक टेंशन का फोर्स लगेगा, जो इस बॉडी को क्या होगा, तो चाहे 5 kg का जो मास है ये इस 2 kg के मास से ज्यादा ही है, और ये इसका है ये कंपोनेंट ही एक्ट कर रहा है, फिर बहुत ज्यादा हो गया, तो 5 kg वाला जो है ये जिस स्टेशन से ये डाउनवर्ड जाएगा, स्टेशन अगर इसका ए होगा तो जाहिर है कि ये रस्सी का लेंथ कांस्टेंट रखना है, तो ये भी उतना ही स्टेशन से ऊपर हो जाएगा, तो इसका भी ये कितना स्टेशन जाएगा, आगे को स्टेशन इज इक्वल टू ए से आगे को प्रोसीड करेगा। और दोनों का क्या है कि तो इसका क्या होगा, इस बॉडी का जो है 5 kg वाले में कौन कौन फोर्स लग रहा है, देख लो इसको यहाँ फिर से दिखाते हैं, 5g नीचे और टेंशन ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स ऑन 5 kg mass 5g minus t equals to 5a, ये हो गया पहला, that's the reactive force equal to mass into acceleration, 5g minus t equal to 5a। अब तुमको दूसरा है, ये 30 डिग्री है, ये हो गया तुमको ये टेंशन T हो गया, और इधर हो गया तुमको 2g sin 30 डिग्री, 2g sin 30 डिग्री, और इधर की ओर हो गया तुमको 2g cos 30 डिग्री, 2g cos 30 डिग्री, और ऊपर की हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तो n इक्वल हो गया 2g cos 30 डिग्री हो जाएगा, दोनों बैलेंस कर लेगा इसको, और ये बॉडी स्टेशन से ए स्टेशन से किधर जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा स्टेशन ए से, तो इसमें ये जो फोर्स होगा चाहे कौन बड़ा होगा, जो ऊपर जा रहा है ये फोर्स बड़ा होगा, इसलिए इसको माइनस कर देंगे, तो जिधर जिस डायरेक्शन में स्टेशन है उसी डायरेक्शन का फोर्स को बड़ा करेंगे, उसके अपोजिट के फोर्स को और निगेटिव कर देंगे, और जो भी उसके अलावा फोर्स हो जाए वो परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए, और कोई फोर्स है उसके कंपोनेंट को आपको तोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से पहले। तो अभी इधर के फोर्स को जैसे यहाँ पर 5g तुमको बड़ा ये स्टेशन ये नीचे क्यों जा रहा है, 5g बड़ा होगा टेंशन से, इसलिए हमने रिजल्टेंट लिखा था 5g को पॉजिटिव लिया, उसके अपोजिट वाले फोर्स को निगेटिव लिया, और नीचे के अगर मान 2 फोर्स तो उसको भी प्लस कर देते हैं, और जितने भी फोर्स ऊपर करोगे उसको सबको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इस इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फोर्स बड़ा होगा, और चूंकि बॉडी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये जब नीचे गिरेगा तो इसको किधर जाना होगा, ये जो बॉडी जो तुम्हारा है, ये बॉडी जो 5 kg का जब नीचे गिरेगा तो इसको ऊपर जाना होगा, इसका मतलब जो टेंशन लग रहा है रस्सी का वो 2g sin 30 डिग्री के इंक्लाइन का पूरी लग रहा है उससे बड़ा होगा, तो t माइनस 2g sin 30 डिग्री इक्वल्स टू 2a, ये इक्वेशन 2 हो गया, एडिंग 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, तो 5g minus t plus t minus 2g sin 30 degree is equal to 5a plus 2a, तो 5g minus 2g into 1 by 2 equals to 7a, तो 4g equals to 7a equals to 4g by 7, a is equal to 4 into 9.8 by 7 meter per second square, तो a is equal to 5.6 meter per second square, ये तुम्हारा स्टेशन हो गया बॉडी का। अब जाहिर है टेंशन चाहिए तो आप इक्वेशन किसी में रख के पुट कर सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन के आधार पर क्या होगा तुम्हें 4g equals to 7a, तो 4 into 1.4 दैट इज, ठीक है,
तुम्हारा ये कैलकुलेशन हो गया। तो जाहिर इंक्लाइन प्लेन के लिए कोई वर्क करके भी दिखाए फोर्स कैसे वर्क करते हैं, तो आई होप कि समझ में आया होगा कुछ। और इस तरह के क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इंक्लाइन प्लेन का एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया तुम्हें और इसके कंसेप्ट हो गए। तो अब तुमको और देख लेते हैं कुछ रिलेशंस देखते हैं वेलोसिटी का, या इस रिलेशन का किस ढंग से होता है। कुछ पार्टिकल्स जब चलते हैं या स्यूडो फोर्स एक हम लोग देखते हैं। फ्रेम रिफरेंस फ्रेम जहां से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसमें अगर अर्थ के फ्रेम को हम लोग से देखें, कोई बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, तो अक्सर तो लॉज ऑफ मोशन जो अप्लाई होता है वो कभी भी इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई होता है। तो रिफरेंस फ्रेम जो तुम्हारा होना चाहिए जिसको एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। रिफरेंस फ्रेम जहां से किसी को ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, रिफरेंस फ्रेम जहां से किसी ऑब्जेक्ट को द फ्रेम फ्रॉम विच the motion of bodies is observed, bodies are observed is called frame of reference। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो ये दो तरह का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। The frame which has no acceleration, the frame which has no acceleration as seen from Earth is considered as inertial reference फ्रेम। इसको इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के नाम से हम लोग जानेंगे। जब हम लोग को कोई अगर क्या नहीं हो, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के नाम से हम लोग जानेंगे जब इसमें कोई बाहर इसके रेफरेंस फ्रेम में जबकि नहीं लगा, अर्थ के फ्रेम से देखने तो उस फ्रेम को एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। जब किसी मोशन को जहां से आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म तो क्या है, उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है अर्थ से देखने पर। कोई ट्रेन कोई मूवमेंट को देख रहे हैं तो वो जाएगा कि जो हमारा फ्रेम होगा वो कैसा फ्रेम है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ अगर कोई ट्रेन है तो वह भी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसको कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वह भी एक कैसा एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल लिख देते हैं, a train moving with constant velocity से चल रहा हो, stationary man on ground, ये सब स्टेशनरी ये किसके एग्जाम्पल हो गए, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के। अब हम लेते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम the frame which has acceleration as seen from Earth is called
is called non-inertial, is called non-inertial reference frame। तो ये तुमको अगर क्या हो, इसको अगर हम लोग कहें कि अगर इसके पास क्या हो, एक एस्लेशन होगा जिसको, उसको हम लोग कहते हैं नॉन-इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि एक कार एस्टेटेड ऑन अर्थ सरफेस, एग्जांपल के तौर पर एक कार एस्टेटेड ऑन अर्थ ETC। तो कोई एस्लेटेड में कुछ एस्लेशन है, तो यहां से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा ये कैसा फ्रेम होगा, नॉन-इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो जो एक बात है कि जो मैं कहना इसका नॉन-इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनाने का एक मतलब ये था, लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन देखो कहा, लॉज ऑफ मोशन is not valid in non-inertial frame, non-inertial frame और non-inertial frame इसको लिख सकते, इसका हेडिंग तो इसको इस ढंग से इसका हेडिंग स्यूडो फोर्स, PSEUDO, स्यूडो फोर्स, इसको हेडिंग दे दो, लॉज ऑफ मोशन नॉट वैलिड इन नॉन-इनर्शियल फ्रेम। A force is required to validate laws of motion in non-inertial frame called pseudo force। तो अब ये फोर्स जो है तुमको, अगर इस फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन को उस रेफरेंस फ्रेम में लगा सकते हैं, किसी भी स्टेटेड फ्रेम से भी हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं इस रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये स्यूडो फोर्स कितना होगा, द स्यूडो फोर्स is equal to product of mass of body to be observed and acceleration of non-inertial reference frame। तो ये इसके प्रोडक्ट का बराबर होगा, द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स is opposite to direction of non-inertial reference frame। तो ये तुमको इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एक्सटेंशन के को मल्टीप्लाई कर दें तो उसके इक्वल आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। तो पहली बात है कि इनर्शियल फ्रेम किसको कहते हैं, जिसका कि अर्थ से देखने का कोई एक्सटेंशन नहीं हो, उसे इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। जहां से किसी बॉडी को ऑब्जर्व किया जाए, कोई मोशन को या किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, उसे हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। जब उसे अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ से देखने को, उस फ्रेम को जहां से आप ऑब्जर्व करें उसको कोई एक्सलेशन नहीं हो, बॉडी को जिसको आप ऑब्जर्व करें उसको एक्सलेशन हो सकता है, लेकिन जहां से ऑब्जर्व करें उसको एक्सलेशन ना हो तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और उसे एक्सलेशन है तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन-इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। जिसका जहां अर्थ के से देखने पर उस फ्रेम को, जैसे कार को स्टेटेड है ऑर्डिनेटर सरफेस पे, लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा है एक्सलेशन के साथ, एलिवेटर, तो वो भी एक स्टेटेड फ्रेम का एग्जांपल हो सकता है। इस तरह का जो लिफ्ट उसमें से ऑब्जर्व अगर करेंगे हम लोग उस लिफ्ट से जो कि स्टेटेड है ऊपर या नीचे की ओर, तो वो क्या होगा, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगा। और मैंने कहा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर किसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं
तो लॉज ऑफ मोशन उसमें उस ग्रुप में वैलिड नहीं होगा जब तक एक डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहलाता है, जो कि जिसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं उसको वैलिड करने के लिए एक स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। और वो स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या लिया जाता है, एक स्यूडो फोर्स के एक जितना फोर्स लगना है उतना फोर्स तो आप लगाएंगे ही, जो वेट है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है, या नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, जो वॉट एवर फोर्स है, वो तो फोर्स आपका जो लगता लगेगा। इसके अलावे एक और फोर्स अगर आप मान लें, जिसको कंसिडर कर लें, जिसका वैल्यू होगा, जिसको कहते हैं स्यूडो फोर्स, जिसका वैल्यू होगा जिस बॉडी को आप ऑब्जर्व करें उसका मास एंड एस्लेशन ऑफ द रिफरेंस फ्रेम के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक फोर्स हो गया मास इक्वल एस्लेशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एस्लेशन ऑफ द रिफरेंस इनिशियल नॉन इनिशियल रिफरेंस फ्रेम, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक फोर्स के डायमेंशन का होगा, इसको स्यूडो फोर्स कहेंगे। और इसका डायरेक्शन किधर होगा स्यूडो फोर्स का, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी के डायरेक्शन से किधर मूवमेंट करा उससे कोई लेना देना नहीं है, रिफरेंस फ्रेम किधर की ओर स्लेटेड था उसके डायरेक्शन से आपको मतलब होगा और उसके अपोजिट लगाएंगे। बॉडी के मूवमेंट से मतलब नहीं होगा, फोर्स लगेगा रिफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट। जैसे मैं इस बात को समझाने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल का मदद देता हूं, उसी क्वेश्चन की मदद से हम इसको और क्लियर करते हैं कैसे हम इसको ऑब्जर्व करें। जैसे एक एलिवेटर का क्वेश्चन देते हैं, उसमें देखो दोनों, और ये आवश्यक है कि इस क्वेश्चन को स्यूडो फोर्स के लगा करके ही बनाए या ऑब्जर्व करने के लिए आपको अब क्या होगा, स्यूडो फोर्स जानने के बाद आप किसी बॉडी को रिफरेंस नॉन रेफरेंस फ्रेम से भी ऑब्जर्व करके बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, जिससे कि रिफरेंस फ्रेम जब चाहे आप किसी को, अगर आपको समझने में आसानी हो रही है कि नॉन रेफरेंस फ्रेम से आप एक्ट करना चाहते हैं, वहां से आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में, उसकी सिचुएशन को समझने में आसानी हो रही है, तो आप उसके मदद से वहां भी यूज कर सकते हैं स्यूडो फोर्स का। नहीं तो आप चाहे तो ग्राउंड फ्रेम से, आप रेफरेंस फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम से बनाइए, आपको कोई अगर बन रहा है क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, तो उसमें स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं दोनों मेथड से ही बता देता हूँ क्वेश्चन को, जो कि एलिवेटर से रिलेटेड या लिफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एक एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये बॉडी ऑफ मास, ये बॉडी ऑफ मास 5 kg kept on the floor of an elevator going up with an acceleration of 5 meter per second square. Calculate the apparent weight ब्रैकेट में नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लो कह सकते हैं, उसी बात नॉर्मल रिएक्शन बाय फ्लो, apparent weight ऑफ द बॉडी, apparent weight भी कहते हैं उसको, जो नॉर्मल रिएक्शन देता है वही आपको वजन उसको ही वजन कर पाता है उसका, उसको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया था, इसको देखो मैं डायग्राम बना देता हूं उसका सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारा एक एलिवेटर है, ये स्टेशन से जा रहा है गोइंग अप विद एन स्टेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बॉडी का मास 5 kg। तो बॉडी का मास ये तुम्हारा 5 kg है, यहाँ पर 5 kg का एक फ्लोर पे मास कर दीजिए 5 kg मास, और ये है तुमको एलिवेटर और लिफ्ट, इसको कहते हैं लिफ्ट। और ये तुमको है, ये ऊपर की ओर जा रहा है कितना स्टेशन से, ये गोज अप विद एन स्टेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्टेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अप जा रहा है। तो इस बॉडी में कौन कौन सा फोर्स आएगा ये देखते हैं लोग। अगर हम लोग देखें एन तो 5g नीचे के वेट ऑफ बॉडी, और ये जो सरफेस है ये तुमको इस पर रखा हुआ है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय द सरफेस, जिसे हम लोग एपरेंट वेट भी करते हैं, इतना ही वेट इसको एपियर होता है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक मशीन लगा देंगे वेइंग मशीन, तो इसका वेट जो है तुमको 5 kg नहीं स्प्लिट करेगा 5g के ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन जितना होगा उतना ही वेट प्रोडक्शन होगा। अगर कोई वेइंग मशीन पर ये बॉडी रखा हुआ या कोई आदमी चला होगा तो इसका मतलब हो गया कि
अब तुमको ये जो है तुमको क्या होगा, इसका क्वेश्चन है कि एपरेंट वेट क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको देखें अर्थ फ्रेम से अगर देखें तो हमें किसी चीज फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और रेफरेंस फ्रेम कौन सा लेते हैं तो रेफरेंस फ्रेम अर्थ से देखिए तो इसमें क्या होगा, इसका जो बॉडी है तो इसमें काफी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। काफी इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है हमको इसका लगाने का, कोई सिचुएशन को समझने में आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ये ए स्टेशन से ऊपर जा रहा है, ए स्टेशन से जाने ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि ये जो तुमको है कौन सा फोर्स बड़ा होगा, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक एन और एक 5G। और ये जब ऊपर की ओर जा रहा है एन फोर्स बड़ा होगा तो रिलेटेड फोर्स कितना होगा इस बॉडी पर, एन माइनस 5G ऊपर की ओर जा रहा है, दैट्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो n इज इक्वल टू 5G प्लस 5A ऐसा होगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 5 और ब्रैकेट में 9.8 और प्लस 5 तो 14.8 into 5 that's 74 मीटर। 74 मीटर वेट होगा इसका। और जाहिर है कि अगर बात करें इसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को नॉर्मल रिएक्शन एक वेट है इसे। लेकिन अगर इसको वेइंग मशीन में लेंगे तो इसका जो रीडिंग आएगा जो कि जी से डिवाइड करके आएगा, तो 9.8 से डिवाइड करेंगे इसको या 10 से 7.5 केजी के आसपास आ जाएगा इसका वेट। इसका वेट कितना शो होगा, ये 5 केजी का बॉडी है लेकिन ये 7.5 केजी का रीडिंग शो करेगा। क्योंकि इसको रीडिंग के लिए रीडिंग अगर देखना है तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन अगर ऐसा है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन निकालने के लिए इसमें 9.8 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ जाएगा 9.8 से, दैट्स इक्वल टू तो ये करीब 7.5 केजी के आसपास आ जाएगा इसका रीडिंग, 7.5 केजी का रीडिंग आएगा। और ऐसे वेट जो होगा तुम्हारा ये वेट हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएं फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम एलिवेटर। अब जो स्टूडियो फोर जो समझा रहा था उसको इस क्वेश्चन में समझाने का कोशिश करते हैं एग्जांपल में। तो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो एक इस इवेंट को हम लोग लिफ्ट के फ्रेम से देखते हैं। तो खैर अभी तो पहले जो ऑफ बॉडी लग रहा है, आप 5G का यहाँ पर हो गया और एक नॉर्मल रिएक्शन तो ये लग रहा है, ये जो फोर्स लग ही रहा है। लिफ्ट के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो क्या कोई लिफ्ट में कोई खड़ा आदमी है वो क्या देखेगा, इस बॉडी को चलता हुआ देखेगा नहीं। लेकिन ये जो फोर्स है तुम्हारा 5G और नॉर्मल ये तो इक्वल नहीं है, तो फिर वो जो है कि अगर कोई फोर्स ना एक्ट करता हो इस फ्रेम में ना लगाए आप, तो जाहिर है कि दोनों का फोर्स एन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अगर ये करेक्ट है तो इसमें एन का वैल्यू अगर जितना है तो एन तो बड़ा फोर्स लग रहा है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है बॉडी। तो रेफरेंस इसका मतलब हुआ कि आप लॉज ऑफ मोशन इस जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये तुम्हारा बॉडी का ड्रॉ किया हुआ, इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, जो फोर्स का जो डायग्राम सारा शो किया हुआ है ये तो रॉन्ग लग रहा है। एन का वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया 74 न्यूटन है, ये 5G 549 न्यूटन है, तो ये 5 × 9.8 549 न्यूटन आया। तो जाहिर 74 बड़ा है, इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि लॉज ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंस फ्रेम अगर एलिवेटर है तो उसमें रुका हुआ नजर आना चाहिए, तो रुका हुआ नहीं नजर आएगा। तो इसका अर्थ है कि कोई और फोर्स हमको एक्ट कराना चाहिए जो कि क्या होगा, इसको लागू कर सके लॉज ऑफ मोशन को। तो दैट फोर्स इज स्यूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब बात है स्यूडो फोर्स का, भी थोड़ा देर पहले बता के क्या होता है। स्यूडो फोर्स के बिना इसको हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो स्यूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स। तो इस स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, जैसा मैंने बताया, स्यूडो फोर्स का वैल्यू होता है मास इसको ऑब्जर्व करना है 5 kg, और जिस फ्रेम से जा रहा है ये जो एलिवेटर क्या है, स्टेशन ऑफ एलिवेटर इक्वल 5 मीटर पर स्क्वायर। तो ये जो तुम्हारा स्टेशन ए इक्वल टू 5 मीटर पर स्क्वायर, तो एलिवेटर का जो स्टेशन है एलिवेटर उसके बराबर का फोर्स हमको क्या लगाना पड़ेगा, और किधर लगाना पड़ेगा, जिधर एलिवेटर जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इट मींस कि ये जो फोर्स होगा इधर की ओर हम लोग ऑब्जर्व करें इस डायरेक्शन में। ये तुम्हारा हो गया 5A हो गया तुम्हारा। ये जो ऑब्जर्व इसको जस्ट क्या करना होगा हमको,
इसके अपोजिट मतलब कि जिधर रेफरेंस बॉडी किधर जा रहा है ये मैटर नहीं करता, बॉडी में से ऊपर जा रहा है डिफरेंट थिंग, लेकिन हमको रेफरेंस फ्रेम तुम्हारा जो लिफ्ट जिधर जा रहा है दैट इज वो एलिवेटर, वो जिधर जा रहा है उसके अपोजिट अप्लाई, और किसका बराबर होगा मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम जो कि 5 है उसको बाद में देंगे, तो m into a। अब इसके बाद ये तुमको जो ऑब्जर्व अब क्या कर रहा है, जो लिफ्ट का आदमी ये इस एबिलिटी के बाद वो आपको ऑब्जर्व होगा, ये क्या ऑब्जर्व करता है, वो तुमका वो ऑब्जर्व करता है, इट मींस कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स इक्वल होगा। द बॉडी इन द पर्सन इन एलिवेटर, द पर्सन इन एलिवेटर, द पर्सन इन एलिवेटर observe the body is at rest, the body has no acceleration, the body has no acceleration, no acceleration। It means क्या हो गया कि ऊपर का जो फोर्स m जितना होगा माइनस 5g माइनस 5a इक्वल टू 0 होगा, so that's why n इक्वल टू क्या होगा 5g प्लस 5a, तो n इक्वल टू क्या तुमको 5 9.8 प्लस दैट्स इक्वल टू 74 न्यूटन। तो ये तुमको इस रेफरेंस फ्रेम से बनाएगा। तो देखो बात है, आंसर तो कभी डिफर नहीं करेगा, आपका जो सोचने का तरीका है वो डिफर करेगा। तो मैंने कहा कि जब हम लोग अर्थ फ्रेम से देख रहे हैं तो सिंपली जो आपने दो फोर्स लगाया जो होता है नॉर्मल एक्शन और एनर्जी, और जो फोर्स लिए ऊपर की ओर जा रहा है स्टेशन है तो इसको उस पर कैलकुलेट कर लिया हमने। इसमें क्या करना पड़ा हमें कि इसके अलावा जो कि तुमको है लॉज ऑफ मोशन, जब तक आप एक स्यूडो फोर्स अप्लाई लिफ्ट के फ्रेम में जा रहे हैं तो उससे एक्सीलरेशन है, तो वो एक्सीलरेटेड फ्रेम है, दैट इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उसमें आपको एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स का वैल्यू कितना होगा मास ऑफ द बॉडी, इसका ऑब्जर्वेशन और एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम जिसमें लिफ्ट का एक्सीलरेशन उसको करना होगा डायरेक्शन लिफ्ट के डायरेक्शन के अपोजिट। तो 5a हो गया, और देयर लिफ्ट से देखने से कोई एक्सीलरेशन महसूस नहीं होगा तो दैट इज 0 कर दिया। और इस प्रकार से क्या होगा ये क्वेश्चन तुम्हें दोनों ही मेथड से सॉल्व हो गया। ये तुम्हारा हो गया जो स्यूडो फोर्स का कुछ बात है। स्यूडो फोर्स की मदद से बहुत से क्वेश्चन में इसमें तो कोई बात नहीं थी, दोनों तरफ से बनाने में कोई असुविधा नहीं थी, ये समझाने के लिए मैंने बताया। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, तुम वैसे मान जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस बुक में, या तुमको एक 28 29 उन सब के भी में देखोगे वहां पर तुमको स्यूडो फोर्स लगा करके तुमको क्वेश्चन को बनाने में करने आसानी होगी। एग्जाम्पल से भी बताया कुछ क्वेश्चन, तो वहां तुम ऑब्जर्व करो। मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया इसको समझाकर, और जिस क्वेश्चन में अब दिक्कत हो तुमको, जिस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम में किसी प्रॉब्लम तो कहीं भी आ सकता है स्टूडेंट को, किसी भी क्वेश्चन में तो समझने में हो सकती है कुछ दिक्कत थोड़ी असुविधा होती हो, किसी चीज को लागू करने में कुछ कंसेप्ट गलत माइंड में आ रहे हैं, इस तरह के कंफ्यूजन आते हैं, तो तुम हमसे राइट ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। अब हम लोग देख सकते हैं कुछ जो कि मोशन ऑफ रिलेटेड बॉडी जैसे कहते हैं, कुछ बॉडीज हैं जिसके मोशन कनेक्टेड बॉडी जो होते हैं, रोप से कनेक्टेड, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, तो इसका तो जाहिर है कि तो इसका जो तरीका वही होता है, आप एक तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसमें जो भी सिस्टम को चूज करते हैं हम लोग कि दोनों जिसका सिस्टम सेम है उसे एक सिस्टम में भी आप ले सकते हैं, या जरूरत पड़े तो उसे अलग अलग सिस्टम आप जहां चाहें बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको कि उसके लिए जो उसमें जो फोर्स लग रहे हैं उस फ्रेम के मुताबिक, जिस फ्रेम में आप वर्क करना चाहते हैं उस पर लगने वाले फोर्स, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में करेंगे तो आप स्यूडो फोर्स भी देना होगा। इनर्शियल फ्रेम में वर्क कर रहे हैं तो जो भी फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है वो लगाइए, और देर आफ्टर इसको जो है इक्वेशन लिखे रहिए, फोर्स मास इक्वेशन करके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशंस बना लीजिए, और इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसे प्राप्त कर लेते। लेकिन इस बीच में एक्सीलरेशन का जो होगा तुमको, अगर दो कनेक्टेड बॉडी है तो उसके एक्सीलरेशन के रिलेशन जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक दोनों के बीच में, जब तक जैसे अभी हम लोग बना ही रहे थे क्वेश्चन दो, जैसे अभी बनाए थे कि बॉडी में था दोनों का एक्सीलरेशन सेम हमने माना, हमने सेम हमने देखा कि सेम होगा, ये हमें जज करना पड़ा। तो हर बॉडी में हो सकता है एक्सीलरेशन सेम ना भी हो, तो कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जिसमें दोनों के एक्सीलरेशन सेम ना भी हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि इसमें एक्सीलरेशन का बीच में क्या रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन से आधार पर एक आध क्वेश्चन मैं देता हूं, और जैसे एक्सीलरेशन को समझने में मदद मिलेगी। जैसे एक
सिचुएशन है तुमको एक जो एक रिंग है, इसको यहां पे कनेक्ट करते हैं रोप से, और यहां पर एक पुली लगा हुआ है, और ये पुली से यहां पर एक, ये पुली को यहां फिक्स कर दो, और यहां पर से एक मास है, एम मास ये कनेक्टेड है। और अगर इन दोनों के एस्लेशन में या वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का वेलोसिटी में, इसका वेलोसिटी अगर v1 माने, इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी को v2 एज्यूम कर रहे हैं इस डायरेक्शन। ये जो है रिंग जो तुम्हारा जुटा हुआ है, ये तो एक रस्सी टाइप का ही बंधा हुआ है, एक रस्सी में फंसा हुआ है रिंग, और उसमें ये रस्सी लटका दी, एक रस्सी कहें या स्ट्रिंग, तार कहें, इसको यहाँ फिक्स कर दिया गया है। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कहें या स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, तार कहें, इस पर तार में ये फंसा हुआ है, और उसमें ये रिंग इसी में जा सकता है, और ये एंगल मान लेते हैं एट ए टाइम अभी थीटा बना रहा है। तो इन दोनों का जो तुम्हारा होगा, इन दोनों के वेलोसिटी में, एस्लेशन में क्या, या डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। तो देखो इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। इस रिंग को अगर ए मान लें हम लोग, ए, और पुली के पास जो ये रस्सी है पी, और इसको मान लेते हैं हम लोग बी, यहां से यहां तक का रस्सी को हम लोग बी मान लेते हैं। तो रस्सी का जो लेंथ हुआ दैट इज ए पी प्लस पी, तो रस्सी का लेंथ तो नहीं बदलेगा, जाहिर है कि रस्सी का लेंथ तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो अगर ये बॉडी थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट करे, देखते हैं जैसे तुमको थोड़ा सा आगे चलाते हैं, तो ये बॉडी को अगर आगे मूव कर दें, यहां तक चला जाएंगे, तो ये जो रोप है तुमको ए से के बजाय ए डैश पे आ गया, और ये जो बॉडी है ये तुमको कहां आ जाएगा, बी की जगह ये बी डैश पे आ जाएगा, ये बी की जगह बी डैश पे आ जाएगा, ये रस्सी को बी की जगह बी डैश पे आ जाएगा। ये तुमको जब यहां से जाएगा तो ये तुमको, और ये तुम्हारा हो गया, तो ये जो तुम्हारा होगा रोप का लेंथ जो होगा ए पी प्लस पी बी इक्वल्स टू ए पी डैश प्लस पी डैश बी, का लेंथ तो बदलेगा नहीं। अब जहां तक की बात रही इन दोनों में रिलेशन की, तो ये जो यहां से है इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ए डैश यहां पर से एक ट्रायंगल बना लो, इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को दैट इज आर मान लो, कुछ या एल मान लो, पर्टिकुलर अक्सर एल मान कर लो। तो एक ए डैश है, एक ट्रायंगल बना है, उससे कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे ए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ए डैश एल, यहाँ बड़ा करके थोड़ा दिखा देते हैं इसको, ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ये ए है, ये ए डैश है, और ये एल है, और ये एंगल थीटा है। तो ये जो तुम्हारा वेलोसिटी इधर अगर ऑब्जर्व, ये वेलोसिटी है या लेंथ है, इसमें जो रिलेशन होगा तुम्हारा वो क्या होगा, ये ए डैश इसका मूवमेंट है तुम्हारा, ये मूवमेंट ऑफ रिंग है, ये मूवमेंट ऑफ रिंग है ए डैश, और ये जो तुम्हारा है तुमको दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको ए डैश, और ये जो रस्सी का यहाँ पर देखें, यहाँ जो पर्टिकुलर हम लोग डाले हैं, तो ये जो रस्सी का जो लेंथ है तुमको इस दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, ये जो रस्सी का लेंथ, ये यहां से यहां तक का ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर होगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं पी बी, ए पी को हम लिख सकते हैं ए एल प्लस एल पी। फिर इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, रिलेशनशिप हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग लिख सकते हैं ए पी को लिख सकते हैं हम लोग ए एल प्लस एल बी प्लस क्या लिख दिया एल बी प्लस पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो तुम्हारा ए पी डैश को रहने दो, ए पी डैश प्लस पी बी डैश है, इसको लिखो पी बी प्लस बी बी डैश, ऐसा लिख सकते हैं। देखो फिगर में रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। अब यहाँ इस डायग्राम से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तुम्हारा है फॉर स्मॉल मूवमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारा ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम फिगर, जो है तुम्हारा पी से ए डैश, पी ए डैश इज इक्वल टू पी एल है, पी ए डैश इज इक्वल टू पी एल। तो इसका मतलब हो गया तुम्हें इसमें अगर डाल दें पी ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर
पी ए डैश को हम लोग पी एल लिख सकते हैं। तो पी एल को हम लोग लिखते हैं, पी एल को पी ए डैश कर दो, पी ए डैश प्लस एल, पी ए डैश का है, पी ए डैश बराबर पी एल, हाँ पी ए डैश बराबर पी एल। चलिए इधर से निकालते हैं, तो ए एल प्लस ए एल प्लस क्या होगा तुम्हारा पी बी डैश, इसको करते हैं पी ए डैश करते हैं, तो इसको कर लेते हैं पी ए डैश प्लस पी बी, ऐसा कर लेते हैं पी बी इक्वल्स टू क्या होता है पी ए डैश या ए डैश पी जिसको कर सकते हैं, ए डैश पी प्लस पी बी प्लस पी बी डैश। तो दैट इक्वल्स टू क्या होगा, तुम्हें दोनों जो कैंसिल आउट करने के बाद यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि ये जो डिस्टेंस तुम्हारा है दैट इज पी एल इक्वल्स टू बी बी डैश, पी एल इक्वल टू बी बी डैश, बाकी सब तुम्हें कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया पी एल इक्वल टू, ये दोनों के इक्वल होगा। अब इस ट्रायंगल से हम लोग चाहें तो पी एल और ए डैश रिलेशन ले सकते हैं। तो पी एल और इस ट्रायंगल से हम क्या रिलेशन है, यहाँ देखो पी एल ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा, पी एल है और ए डैश ये है तुम्हारा। तो इस ट्रायंगल में ये जो थीटा है और ये 90 डिग्री है तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये जो ये हाइपोटेन्यूस है और ये तुम्हारा क्या बेस, ये इसलिए बेस हो गया। तो cos थीटा इक्वल्स टू है तुम्हें cos थीटा इक्वल्स टू ए एल बाय ए डैश, तो ए एल बाय ए डैश, तो ए एल बराबर ए डैश cos थीटा, ए डैश इंटू cos थीटा, तो ए डैश इंटू cos थीटा बराबर क्या होगा तुम्हें बी एल बी बी डैश। ये होगा तुम्हें ए एल है, ये तुमको ए एल है, ए एल को हम लोग क्या कहते हैं ए डैश cos थीटा इक्वल्स टू बी बी डैश। तो ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है ए डैश, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, ए का डिस्प्लेसमेंट है और ये एक बी का डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इसका एस ए माने, इसका डिस्प्लेसमेंट को एस ए इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एस बी, और इसी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये फिर रिलेशन क्या आ जाएगा वी ए इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी बी, ये रिलेशन आ गया, या एसिलेशन ऑफ ए इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एसिलेशन ऑफ बी। ये सबके बीच में क्या आ गया रिलेशनशिप आ गया। तो एसिलेशन हो ये डिफरेंशिएट कर देता रहेगा, तो पहले वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है, फिर वेलोसिटी बना, फिर क्या बन जाएगा एसिलेशन बन जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इस तरह क्वेश्चन से रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। फिर इस बात को हम रिमाइंड कराते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। एक सिचुएशन है कि ये जो रिंग है ये इसी रस्सी में इधर उधर मूव कर सकता है, और ये जो बॉडी है ये वर्टिकली ही नीचे तक गिरेगा, तो दोनों का रेस्ट्रिक्टेड अपना एक मोशन का पैटर्न है। तो यहां पर ये जो चल रहा है, अगर मानते इसका वेलोसिटी गिवन है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन करे, जबकि ये थीटा बना रहा हो, या इसका वेलोसिटी गिवन है, तो दोनों के बीच में वेलोसिटी में या एस्लेशन एक कर दिया हुआ, दूसरा में क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में, तो पहले डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकलेगा, तो फिर वेलोसिटी एस्लेशन, इन सबको डिफरेंशिएट करके हम लोग इजीली देख सकते हैं उसी तरह से। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले जैसे कि इस पार्टी को थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने ए डैश करा दिया, उससे क्या होगा कि रस्सी तुमको इस ढंग से चला गया जिससे कि ये भी तुमको बी से कहां खिसक के चला जाएगा बी डैश पर। अब यहां पर रहा बी से खिसक के चला गया बी बी डैश पर। अब रस्सी का लेंथ जो तुम्हारा था ए पी प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए डैश पी प्लस पी बी डैश हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। और पी बी डैश को हम लोग जब चाहेंगे तो पी बी प्लस बी बी डैश इसमें तोड़ सकते हैं, और इस रस्सी को इधर से चाहें, अगर हम लोग इसको चाहें पी ए को लिखना चाहे या ए पी को कोई लिखना चाहे, तो उसको ए एल प्लस एल पी, जहां से एल क्या होगा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, हम लोग ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं जिससे हम लोग रिलेशन डेवलप धीरे धीरे कर सकते हैं। तो यहां पर जो कि हमने देखा, तो ये जो देखो यहां से यहां तक का रस्सी का लेंथ ये लगभग इक्वल होगा,
तो ये लगभग जब इक्वल होगा, जब छोटे डिस्प्लेसमेंट के ये इक्वल होगा और यहाँ पे रस्सी तो बराबर ही लगा, तो बचा क्या? इसका मतलब निष्कर्ष से निकला है ये जो रस्सी है इसका लेंथ हमने वहां बना के दिखाया, ये रस्सी का लेंथ इज इक्वल टू बी बी डैश के बराबर होगा। मतलब ये जितना बड़ा रस्सी, यही रस्सी एक तरह से यहां से खुल के कहां चला गया? नीचे गिर गया है। इस रस्सी का लेंथ और इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, इसके लिए हमने इस ट्रायंगल का वर्क किया। तो ये cos थीटा हमें बताता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए डैश इंटू cos थीटा के बराबर होगा। तो ए डैश इंटू cos थीटा इज इक्वल टू बी बी डैश, जो कि बी बी डैश है किसका? मूवमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और ए डैश इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, और दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अगर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके इसलिए आ सकता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। रोप का लेंथ कांस्टेंट होता है। फिर से इस बात को देखें, ये दोनों जब छोटे डिस्टेंस होगा, ये बहुत छोटा डिस्टेंस माना गया है स्मॉल टाइम इंटरवल में, तो ये दोनों इक्वली होंगे। परपेंडिकुलर जब दिया गया दोनों ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे आपस में, तो दोनों इक्वल होंगे। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, मतलब कि ए डैश नहीं इक्वल होगा बल्कि ए एल और बी बी डैश इक्वल होगा। और ए एल को हमने ए डैश के रूप में इस ट्रायंगल से निकाल लिया, तो ए डैश और बी बी डैश, क्योंकि ए डैश इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, बी बी डैश इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, उसमें रिलेशनशिप आ गया। और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब इसे इस तरह में एक क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर देखो, ऐसे 34 नंबर में है, इसमें कि स्टेशन जो मोशन से कनेक्टेड पुली से रिलेटेड जो बॉडीज हैं उसके मोशन में जैसे कि कुछ एक काम बना देता हूँ, कुछ रिलेशन में देता हूँ, और टेंशन में भी जो रिलेशन होता है वो भी देख लो, तो उसमें भी इसको कर सकते हैं कनेक्टेड। ये जैसे फिगर देते हैं और उसमें कनेक्टेड बॉडीज में एक रिलेशनशिप है। चलो एक बॉडी दे दो, इसका मास m1 दे दो, मैं जस्ट स्टेशन को मैं निकाल देता हूं, और एक दूसरा बॉडी दे दो जिसका कि एक पुली यहां से रिलेट हो गया और यहां पे चला गया। तो ये जो तुम्हारा है इससे कोई मास कनेक्टेड है, दैट इज इसका मास m2 कर दो, या m इसका ए बॉडी कर दो, इसका नाम ही दे दो, ए बॉडी इसका नाम है, मास को हटाओ, इसका बॉडी का मास b है। तो इन दोनों के बॉडी में स्टेशन में क्या रिलेशनशिप होगा ये बताइए, और टेंशन वगैरह में भी देख सकते हैं आप, रिलेशन उसी टाइप से डेवलप होता है। यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, देखो ये इस फिगर में एक स्ट्रिंग तुम्हारा है जो कि इधर से इधर की ओर जा रहा है, और ये जाते हुए कहां चला गया? इस पुली से होते हुए यहाँ चला गया, जो बन गया यहाँ तक। और ये दूसरा रास्ता, और ये दूसरा रूप है जिससे कि ये बी तुमको कनेक्टेड है, और ए कनेक्टेड है, ए इस रूप से इस रस्सी से होते हुए ऐसे करके ऐसे ए को कनेक्ट कर दिया, इस बी को कनेक्ट कर दिया। अब है तुमको ए और बी, अब है तुमको ए बॉडी और बी बॉडी में क्या रिलेशनशिप होगा, इसके एस्टिमेशन ऐसा कहा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जैसे इसका मोशन जो कनेक्टेड बॉडी है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करें अगर नीचे, तो जाहिर है कि इसको जो रोप जो कि आएगा इस पुली को नीचे आना होगा। ये जब भी नीचे जाएगा तो इस पुली को क्या आना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर पुली का पॉइंट को एज्यूम करना पड़ेगा तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा हमको, और इसको जाहिर है पुली जब नीचे आएगा तो इस रस्सी को ये जैसा रस्सी इसको बढ़ेगा तभी तो पुली नीचे आ सकता है। इसको हम नीचे लाना चाहेंगे इस बॉडी को, अगर हम लोग इस बॉडी को जैसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तो फिगर को बनाने में तो दिक्कत होगी हमको, तो इस बॉडी का इस रस्सी को थोड़ा सा बड़ा कर लो, इस बॉडी को निकालते हैं, तो यहां पर होगा इसका एक्सलेशन, इस बॉडी का बी हो गया। तो ये जो तुम्हारा बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो बॉडी बी को अगर हम लोग कुछ डिस्प्लेस करें, इसको अगर नीचे करते हैं बॉडी बी को, जैसे कि तुमको है इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस कर दो, डॉटेड में इसको दिखाते हैं, ये बॉडी बी का नया पोजीशन हुआ, बी डैश कर दें, तो ये बी डैश, तो बी डैश हो गया। तो जब ये नीचे कैसे जाएगा? जब तक ये जो तुम्हारा पुली है, यहाँ जो पुली है ये नीचे नहीं जाएगा तब तक ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा है, ये जो पुली है तुम्हारा, ये भी तुमको कितना के बराबर नीचे जाएगा? ये इसको भी बी डैश के बराबर नीचे जाना पड़ेगा, और इधर भी कितना नीचे जाना पड़ेगा? इसको भी बी डैश के बराबर इसको भी नीचे जाना पड़ेगा। जबकि दोनों साइड से इसको जबकि ये पुली तुमको दोनों साइड से रस्सी लेगा, जैसे देखो ये पुली यहां था, अब इसको जब ये नीचे बी
डैश तक, तो इस पुली को भी जब तक ये पुली नीचे नहीं जाएगा तब तक ये ब्लॉक भी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इस रस्सी का लेंथ में कोई वृद्धि हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो पुली है तुमको, ये जैसे कि तुम्हारा पुली है तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको कितना, ये बी से चला गया बी डैश, उतना ही पुली नीचे जाएगा बी डैश, तो उसको दोनों तरफ रस्सी चाहिए। और ये रस्सी कहां से पूर्ति हो सकता है, ये एक ही उपाय है कि इस ब्लॉक ए को ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इस ब्लॉक ए को कहां जाना पड़ेगा, ए डैश के बराबर ऊपर जाएगा। मानते हैं ये ब्लॉक ए का नया डॉटेड पोजीशन हुआ, तो ये कितना गया आगे, ए डैश, जैसे छोटा जगह था इसलिए छोटे ही दिए। तो ये यहां पर ये रस्सी का लेंथ जो तुम्हारा यहां पे घटा वही यहां पे वृद्धि होगा। तो ए डैश जो कि रस्सी का लेंथ यहां पर से यहां तक रस्सी बढ़ा, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, यही रस्सी का लेंथ जो बढ़ेगा बी डैश प्लस बी डैश, यही रस्सी का लेंथ इधर बढ़ेगा। बाकी सब रस्सी का लेंथ सेम ही है, आपको यहां चाहिए। तो ये जो इतना जो ऊपर चला उतना ही ये जो रस्सी का लेंथ जो इंक्रीज होगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए डैश इक्वल टू 2b डैश, इसका मतलब हो गया कि ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्स ए है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेशन इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। तो इसको एस ए कहें इज इक्वल टू 2SB। तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशनशिप आएगा कि जितना कि ये मूव करेगा बी, उसका डबल किसको चलना पड़ेगा, ए को। और यही डिरेक्शन से वेलोसिटी में अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो VA इज इक्वल टू 2VB भी कर सकते हैं आप, और इसी को फिर डिफरेंशिएट करते हैं एस्लेशन ऑफ A इज इक्वल टू 2 एस्लेशन ऑफ B, ये रिलेशनशिप होगा। और जहां तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात है, दो रोप है तो दो टेंशन होगा। जैसे पहला बॉडी A का अगर हम लोग FBD ड्रॉ करें, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, जैसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे कि इस रस्सी से तुमको जुड़ा हुआ जो टेंशन है, ये जो ए में जुटा हुआ है, इसका रस्सी में जुटा हुआ टेंशन को TA ले लो। यहां पर रस्सी के टेंशन को कितना ले लो, TA मानते हैं, पहला रस्सी को जिसमें ए जुटा है। और इधर की तरफ क्या लगेगा, MA इंटू G लगेगा। और इसका एस्लेशन को अगर हम लोग इसका एस्लेशन को 2A लेते हैं, इसका एस्लेशन 2A से ऊपर जाएगा, मतलब 2A होगा, डबल होगा। और ये B जैसे है तुमको, यहां पर क्या हो गया, ये MBG से नीचे जाएगा। और यहां पर तुमको दूसरा रस्सी जो कि जिससे B जुड़ा हुआ, ये डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो उसका टेंशन भी अलग होगा, तो ये A से जाएगा। तो कहने का मतलब कि एस्लेशन ऑफ B अगर A है, देखो यहां से आ रहा है एस्लेशन ऑफ B, जो यहां इस रिलेशन का यूज किए हैं कि एस्लेशन B का जितना रहेगा उसका डबल एस्लेशन A का होगा। इस बात का हमने यहां पर, अब इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को लिखने में इस बात का फायदा उठाएंगे। फिर से इस बात को देखो, अगर समझने में दिक्कत है, B को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया B डैश तक, तो जाहिर है कि जब तक कि ऊपर ये जो पुली है तुमको, ये पुली को भी उतना ही डिस्टेंस नीचे जाना पड़ेगा। और पुली को जब नीचे जाएगा तो इसको दोनों तरफ से रस्सी चाहिए, ये और ये रस्सी की पूर्ति कहां से होगी, इसके ऊपर खिसकने से ही होगी, क्योंकि रस्सी का बाकी सब जगह डिस्टेंस क्या है, रस्सी का सेम है। तो यही रस्सी जो कि तुम्हारा ये जो रोप है, जो कि ए जो है तुम्हारा, ये कुछ ऊपर जाएगा, और ये जितना ऊपर जाएगा यही रस्सी, मतलब बाकी सब जगह रस्सी का रोप का लेंथ सेम है, तो ये यहां पर 2BB डैश के इक्वल हो जाएगा। अब जहां तक इसके इक्वेशन को लिखने की बात है, तो इसका इक्वेशन तो जाहिर है कि ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा हमने ज्यूम किया अगर, और तो ये 2A से, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मेशन करते हैं TA माइनस MA, जो कि मास गिवन होगा क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 2, मतलब MA इंटू 2A, MA इंटू 2A, ऐसा इक्वेशन एक हो जाएगा। दूसरा, इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे क्या होगा, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो MBG तुम्हारा क्या होगा, नीचे की ओर लेगा, MBG माइनस TB इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, MB मास ऑफ B इंटू एस्लेशन ऑफ A। तो ये तुम्हारा हो गया। अब यहां पर अननोन की संख्या तुमको एक ज्यादा है, तुम्हारा टेंशन दोनों अननोन है, TA TB और A, हमारे पास दो ही इक्वेशन है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो तुम्हारा बीच जो कि बड़ा वाला पुली है, ये बीच में जो कि यहां पर जो पुली दिया हुआ है, उसको अगर देखे जाए, उसमें क्या होगा, यहां का जो रोप होगा, ये तुम्हारा इधर की तरफ ये रस्सी में टेंशन TA होगा, इधर के रस्सी में टेंशन कितना होगा, इधर भी TA होगा, और इधर की तरफ TB होगा। तो यहां पर जो है, अगर ये पुली भी नीचे आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं TB माइनस 2TA। तो ये पुली भी कितना स्टेशन से नीचे आ रहा होगा, A स्टेशन से, तो TB माइनस 2TA बराबर इसका मास जो कि पुली को हम लोग मास लेस लिखते हैं, तो इंटू A, तो दैट्स मीन्स की इक्वल टू 2TA इक्वल्स टू TB। ये तीसरा इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन इसको कहें, और इन दोनों को क्या कहें, फर्स्ट और
सेकेंड इक्वेशन आप कर सकते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड। तो ये सेकेंड इक्वेशन। तो तुमको क्या हुआ, इन तीनों को अगर सॉल्व कर देंगे तो हम लोग रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अब तुम्हारा रिलेशनशिप आ गया, तुम्हारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को रिलेशनशिप के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। तो ये बात जाहिर है समझ में आ गई होगी कि जितना जो रोप का लेंथ यहां पर बढ़ा, पुली के नीचे आया अटैच, ये ब्लॉक बी के आने से उसका डबल जो उससे इसको डबल चलना पड़ रहा है ए को। तो ए का एक्सलेशन ज्यादा है, डबल है 2, ए बी के स्टेशन होता है ए बराबर 2a, तो उसको अगर ए जूम करते हैं तो उसको 2a ले लेंगे। तो ये तुमको मोशन कनेक्टेड बॉडीज का कुछ एग्जांपल बताए और कुछ क्वेश्चन इक्वेशन भी लिख दिए, इसको सॉल्व करोगे। इस तरह का क्वेश्चन भी दिया हुआ 34 नंबर में 3 फिगर दिए हुए हैं एससी बुक में, उसको भी तुम लोग बना सकते हो। और बाकी जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हो राइफल ऐप के माध्यम से। तो ये तुम्हारा आज का ये जो तुम्हारा था मोशन का फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और इसमें बताया जाएगा। तो इसमें जो है फ्रिक्शन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।